All right, hi everyone, good morning. Can you guys hear me as well as see the screen? All right, great. Oops, सिर्फ नमन को चला गया. So I hope आप लोगों ने सबने एक quick revision करा होगा of the previous lectures that we have done. ठीक है, so here is a quick short quiz based on what we have studied. ठीक है, सिंपल सा छोटा सा क्विज है. ठीक है, हाँ, and let's quickly go through that quiz in the next 5 to 10 minutes. ठीक है, go ahead and attempt that quiz. I am going to share the link with everyone on the chat. हाँ हाँ, जो ज्वाइन करते जा रहे हैं वो लोग अटेम्प्ट करते जाओ. ठीक है, you start working on it. ठीक है, मैं बार बार ग्रुप के चैट में शेयर करता जाऊंगा. इनफैक्ट आई विल शेयर द क्विज लिंक ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल. ठीक है, सो वहां पर भी आई विल बी शेयरिंग दैट लिंक. हाँ, मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ. आई विल बी शेयरिंग ऑन द चैट विद एवरीवन. जैसे जैसे ज्वाइन करते जा रहे हो आप लोग ट्राई करते जाओ. हाँ हाँ, मैं फोर्स म्यूट भी हटा देता हूँ. ठीक है, अभी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव जॉइंड इन. हाँ, इफ यू वांट टू से अप समथिंग यू कैन से. बोलो ऋषभ. Sir, I can't type. मतलब टाइप वेयर? In the answer sheet. मतलब अब या तो तुम्हारे कीबोर्ड का प्रॉब्लम है या फिर उसको स्क्रीन को रिफ्रेश कर लो. No, sir, I am not able to select also. Yeah, sir, same. Like, what is it that you are not able to select? नहीं नहीं, ओके, एक मिनट. ग्रुप चैट पे refresh sir, if you're वो refresh करने पे हो जा रहा है. और मैं ग्रुप के चैट पे शेयर कर रहा हूँ लिंक. ठीक है, ऑफ द क्विज. Yes, sir, now I am able to. हाँ हाँ, रिफ्रेश करके ट्राई करो. In fact, I've got one response from Akshay. Sir, will we get the scores in the end only? Yes, yes. At the end of the quiz itself, आप quiz खत्म करोगे आपको आपका स्कोर दिख जाएगा. ठीक है, एंड प्लीज डोंट टेक दिस एज समथिंग वेरी ऐसे स्ट्रिंजेंट कि अरे आज तो क्विज ले लिया और अभी क्विज में हमारा स्कोर और हमारी रैंक और हमारा फ्यूचर डिसाइड हो गया. ठीक है, तो आई होप आई अंडरस्टैंड. सी आप लोग, मैंने कल रात को ही आपको बोला है कि एक बार कोई रिविजन ले लो. ठीक है, एंड दिस इज लाइक ओपन बुक ऑल्सो, ओपन नोट्स. इफ यू वांट टू गो बैक, रेफर टू योर नोट्स, फाइंड आउट कहाँ पर क्या पढ़ा था, दैट इज कम्प्लीटली ओके. मतलब I am not saying that will be cheating of any sorts. You can go ahead and refer to your notes and recollect. सर no, सर आप वापस भेज सकते हो, अभी ज्वाइन किया. भेजा मैंने वापस चैट पे भेजा है लिंक.
ठीक है, and those students who have been able to attempt the quiz, ठीक है, उनके लिए मैं एक क्विक लगाऊंगा, so they can attempt some questions from the booklet. After the quiz, attempt booklet questions. FBO एक सेक्शन है बुकलेट में, उसमें से आप ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो. टेस्ट का बुकलेट दिया ना आपको, ठीक है. जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं रिसेंटली लेटेस्ट, आई एम शेयरिंग अगेन द लिंक ऑफ द क्विज विद एवरीवन, ठीक है. ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. Those who have joined in recently, I am resharing the link for the quiz on the WhatsApp chat. Sorry, on this Zoom chat. नहीं, there is no negative marking, sir. वो गूगल इतना ऐसे एडवांस फीचर्स नहीं देता है, सिंपल क्विज बनाने को देता है. वो जब आप पेस के टेस्ट दोगे बाद में ऑन द पनेशिया पोर्टल, तो उसमें ये सारे फीचर्स रहते हैं, नेगेटिव मार्किंग, पार्शियल मार्किंग, ठीक है. आफ्टर गिविंग द क्विज आल्सो आप लोग अपने रिस्पॉन्सेज देख सकते हो, ठीक है. आई थिंक आप लोगों को सब कुछ समरी दिख रहा होगा ना आफ्टर गिविंग द क्विज. Sir, you have not taught us isotone, isobars yet, right? वो देखो, वो बुकलेट में था रीडिंग असाइनमेंट जो मैंने आपको भेजा था ना. हाँ Yes, सर, so we उतना have ही to ना, read खाली it. उतना ही किया करवाया ना. हाँ, तो उधर से अब असाइनमेंट भेजा तो रीडिंग करना था ना. हाँ, वो उसके अलावा किधर आपने कुछ ये करवा नहीं था. हाँ, वो नोट्स में ऐसे कराने लायक जैसा कुछ है नहीं उसमें. इट इज जस्ट प्लेन सिंपल डेफिनेशन ओनली दीस टर्म्स, ठीक है. तो अब अगर आपको ऐसा लगता है कि अरे ये तो मेरे नोट्स में होना चाहिए था, तो फिर आप अपने नोट्स में ऐड कर लो. थोड़ी मेहनत मैं आप लोगों से करवाता रहूंगा बीच बीच में, ठीक है. आई डोंट बिलीव इन एकदम स्पून फीडिंग, सब कुछ देते जाओ. बच्चे बहुत आलसी हो जाते हैं फिर. Sir, this booklet questions are on what page number? I'm not finding it. 46-47 पेज पर है. Okay.
है, मैं लिंक पोस्ट कर देता हूँ वापस से. Excuse me, sir. हाँ हाँ बोलो. Sir, actually, I joined the chemistry doubts group 2-3 days ago. So today, after the classes, can you send all the notes of all the lectures that you have shared? इनफैक्ट किसी ने डाला था ग्रुप पे रिसेंटली, जस्ट आई थिंक यस्टरडे ओनली, या किसी और ग्रुप पे डाला होगा. Sir, I got the second lecture notes which were on the main group. The other ones I didn't get. Related to the Millikan and drop experiment. That one I got. हाँ ठीक है, मतलब आई थिंक ग्रुप पे आप पोस्ट कर दो, कोई ना कोई स्टूडेंट जिसके पास में रेडीली होंगे नोट्स वो डाल देगा. Okay, sir. Excuse me, sir. हाँ हाँ बोलो. Sir, फॉर्म में I have a doubt. Like मैंने solve कर लिया है, but मुझे एक doubt आया. Wherein the question is in Millikan's oil drop experiment, charge of on an oil droplet could be 4 into 10 raised to minus 19 coulomb. True or false, sir? तो यहाँ it seems like the answer is false, but 1.6 into 10 raised to minus 19 का 2.5, if you multiply that by 2.5, we'll get 4 into 10 raised to minus 19. 2.5. So isn't that a multiple of? 2.5 is not a whole number multiple, not an integer. Yeah, that's to be whole number. Oh, all right, sir. Thank you. So we cannot have 2.5 oil drops. Okay, those who have joined in अभी just recently, ठीक है, एक तो लेट मत ज्वाइन करा करो. हफ्ते में एक क्लास होता है, उसमें भी आप ऐसे 10 मिनट लेट ज्वाइन करोगे तो फिर क्या फायदा है. ठीक है, आई एम सेंडिंग द लिंक अगेन, यू कैन अटेम्प्ट द क्विज. ठीक है, बुकलेट में आई थिंक पेज 46 और 47 पर होंगे. ठीक है, एंड इनका आंसर की is I think at page, I don't remember exactly, answer key of the booklet questions, I think 100 के आसपास होगा, 70 के आसपास. Let me see and tell. $84, $85. Sir, I have done the questions from first to 10. Very good. तो थोड़ा देर अब सांस ले लो. I know your hunger for more is really impressive. अभी थोड़ी देर में हम लोग अपना पढ़ाई शुरू कर लेंगे. ठीक है, जस्ट ठीक है sir. 1 मिनट और रुक जाओ. I had allocated 8 to 8:15 का टाइम. Sir, we have to solve these questions in our notebook or like roughly. बुकलेट के प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए तो मैंने बोला था ना आपको कि रफ में करना, अलग से करना, नॉट इन द सेम नोटबुक. अदरवाइज एफबीओ मतलब सर वो 3 इयर्स के मॉड्यूल में करना है, आपका एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ करना है? नहीं, बुक में नहीं करना है. आप, मैंने बताया था ना दैट एक तो पहला आपका रहेगा फेयर नोटबुक जिसमें क्लास नोट्स रहेंगे. ठीक है, एंड देन जो ये हाँ सर. एडिशनल असाइनमेंट, होमवर्क, ये सब मैं दूंगा, ये आप अलग से दूसरे एक नोटबुक में करोगे. ये उसमें करो ना. सर मतलब ये 3 इयर्स के मॉड्यूल में दिया हुआ है ना ये एफबीओ 1 to 10? हाँ हाँ, जो आपको पीडीएफ मिला होगा ना एक पेज का बुकलेट का. ओके सर. Sir, so we have to do this in the homework book.
हाँ हाँ, आप सी, ये तो मैंने सिर्फ उन बच्चों के लिए दे दिया जो कि मतलब 8 बजे ज्वाइन कर गए थे और 8:05 के पहले अपना क्विज खत्म कर गए थे, ठीक है। ऐसा नहीं है दैट आई एम आस्किंग यू टू डू देम राइट अवे। अभी इनफैक्ट Okay, sir, but like it's okay if we mark it in the module only, or if we do it in the book, मतलब इट्स ओके, इट्स कंप्लीटली अप टू यू। right? Thank you, sir. ओके, सो चलो ठीक है, 8:15 हो गया है। नाउ आई नीड एवरीवन्स अटेंशन, दोज हु हैव जॉइंड लेट आल्सो, इट्स ओके, आप लोग बाद में अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू आवर topic at hand, topic at discussion. So in the previous class, ठीक है, मैंने आप लोगों के साथ में वेव थ्योरी ऑफ लाइट का डिस्कशन किया था, राइट। एंड उस वेव थ्योरी ऑफ लाइट में इफ आई गो बैक, ठीक है, दीज वर द की हाइलाइट्स टू रिमेंबर, ठीक है, दैट वेव थ्योरी ऑफ लाइट established that light is part of electromagnetic spectrum, right? And similar to light, there are many other kind of electromagnetic radiations जिनका wavelength और frequency अलग अलग हो सकता है, right? इनके नाम हमें पता होना चाहिए, इनका relative order हमें पता होना चाहिए, in the increasing order of frequency और decreasing order of wavelength. Then visible का wavelength का range का एक broad idea, ठीक है, not like rigid exact values but a broad idea of what wavelength visible light has. And then in the visible spectrum, in the visible region, what are the colors and their order in terms of their frequency or wavelength. This much is expectation from you कि इतना याद रहेगा, ठीक है। अब Sir, the right ऊपर doubt. के जो ये पॉइंट्स थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के, ठीक है, आई एम श्योर दैट ये आपको अभी भी डाउट रहेंगे एंड दे आर बाउंड टू बी दोज डाउट्स, ठीक है। सो आई डोंट वांट यू टू गेट टू मच इनटू द डिटेल्स ऑफ व्हाट आर दीज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये जस्ट नोट कीपिंग के पर्सपेक्टिव से हमने एक जगह लिख लिए हैं, ठीक है। इसमें बस इतना आपको ध्यान रहेगा तो बहुत अच्छा है, दैट दीज electromagnetic radiations, they don't require any medium to travel and they travel in vacuum at a constant speed which is 3 into 10 raised to the power of 8 meter per second. That's it. बाकी इतना ज्यादा इसमें और डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। Now let's come to this next topic of our understanding, that is the quantum theory of light, ठीक है। Now Sir, I before, have a doubt in that wavelength of visible light. हाँ हाँ बोलो। Sir, in the NCRT textbook, it is given as 400 to 750. हाँ वो चलेगा, मतलब सी इट इज नॉट दैट बैड। मैंने बोला ना कि इतना रिजिड उस पे नहीं चलेंगे हम लोग। So, okay. ठीक है, आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि 380 से होता है कि 360 से होता है और वो सब चीजें लाइक बताओ। Okay, sir, तो specifics में याद रखना ना. नहीं नहीं इतना नहीं। Sure, sir. Thank you, sir. ठीक है, ऑल राइट, सो लेट्स बिगिन टुडेज डिस्कशन बाय सम ऐसे यू कैन से historical anecdote, like trying to understand how we moved from the wave theory of light to the quantum theory. ठीक है, सो यहाँ पर just give me one moment guys.
Hi. All right. So coming back, so आप नोटिस करना जैसे लास्ट क्लास में हम लोग वेव थ्योरी ऑफ लाइट का डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है. एंड एज आई सेड दैट अराउंड 1870s is when that wave theory of light, the theory of electromagnetic radiation was proposed by James Maxwell, and it was considered to be a really good explanation of things at that point in time. A really good, something which was considered like कि अरे physics तो अब पूरी explain हो गई है उस तरीके से. However, some decades later, ठीक है, around you can say 1890s, there were some experiments which were not getting satisfactorily explained by the wave theory of light. ठीक है, कुछ ऐसे experiments feature होने लग गए scientific community में across different countries, across different regions, जिसमें wave theory of light was like failing. It wasn't able to explain those fundamental observations. Now, in literature, the 4 experiments which are highlighted, which are something that are majorly included as part of textbooks and common knowledge, are these 4 experiments. One is black body radiation, the other is photoelectric effect, the third one is atomic spectrum, and the fourth one is heat capacities of solids at low temperatures. Okay. Now, these experiments और इनका डिस्कशन हम लोग अब करेंगे, बट किस तरीके से एक बार मैं आपको समझा देता हूँ. जैसे ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सपेरिमेंट जो है, ठीक है, अभी इन दिस चैप्टर आई विल बी टेकिंग यू थ्रू अ वेरी सुपरफिशियल, ऊपर से इसका डिस्कशन, ठीक है. आई विल नॉट बी गेटिंग टू द डेप्थ और एनी मैथमेटिकल डिटेल्स, ठीक है, एनी न्यूमेरिकल डिटेल्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. बहुत ही ऊपर से आपको इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताऊंगा. देन द सेकेंड एंड द थर्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है, विच इज द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रम एक्सपेरिमेंट, they are going to be something which will cover in a lot of detail, ठीक है, not just subjective detail but also numerical details, that what happens exactly in these experiments and how it is explained through equations. The last one, heat capacities of solids at low temperature, right? उसके आगे ये क्या लिखा है? It is OOS. It stands for out of syllabus. ठीक है. So बीच में I'll be introducing this term to you again and again, जहाँ पर I believe that आप लोग like काफी ज़्यादा ऐसे deviate कर रहे हो, तो मुझे आप लोगों को वापस back on track लाने के लिए बताना पड़ता है that इसके आगे जाने की हमें ज़रूरत नहीं, ठीक है. Of course, because curious minds, they never stop at a particular point. They just keep on pondering and exploring. So to bring you back on the track, I'll use this. So let's start with the first one, that is black body radiation. And as the word says, let's try to understand what black body means. Okay, now to your amusement, to your surprise, black body has nothing to do with blackness. The technical definition of black body is something in this way. Certain objects emit and absorb radiations over a wide range of frequency or wavelength. Such objects are called as black bodies. Right? So in fact, in the last class, जो मैंने आपके साथ में एक वीडियो शेयर किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, उसमें कैसे आपने देखा था that around you there are so many things and these things are emitting, absorbing, reflecting electromagnetic radiations and all of it. अगर विजिबल रीजन में है तो आपकी आंखों से आप देख पाते हो, बाकी दूसरे टाइप के रेडिएशंस यू कांट सेंस बट दे आर स्टिल प्रेजेंट अराउंड यू, ठीक है. नाउ मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू, दे emit or absorb certain radiations. However, there are some objects which can absorb and emit all wavelengths or frequencies. For example, sun, stars, or even metals at high temperatures. They are objects which behave like
black bodies. That is, they emit or absorb radiations of almost all wavelengths. तो जैसे sun से आने वाला जो radiation है, ठीक है, it comprises of radio waves, microwaves, cosmic waves, gamma waves, like all frequency and wavelengths are going to be emitted. तो अब उस टाइम पर, ठीक है, अराउंड 1890s, a problem statement was given to the scientists to actually study bulb. ठीक है, बल्ब कैसा होता है उस जमाने में जो बल्ब होते थे, नॉट द आज के CFL LED बल्ब्स, ठीक है, जो एकदम ट्रेडिशनल ओल्ड बल्ब्स होते हैं, वो कैसे वर्क करते हैं. उनके अंदर एक मेटल का फिलामेंट होता है विच हाँ टंगस्टन टिपिकली रहता है. वो मेटल के फिलामेंट को हीट अप करते हैं तो इट एमिट्स लाइट. ठीक है, यू सप्लाई इलेक्ट्रिक एनर्जी टू इट एंड देन इट कन्वर्ट्स दैट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट एज वेल एज लाइट. तो उस टाइम पर जो साइंटिस्ट थे उनको ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिला हुआ था बाय द इंडस्ट्री दैट इस बल्ब को हमें ऑप्टिमाइज करना है. ठीक है, हम लोग जब इस बल्ब को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, तो वी वुड वांट दिस बल्ब टू थ्रो मोर लाइट रादर देन मोर हीट बिकॉज दैट इज मोर यूजफुल फॉर अस. So the scientists at that point in time were studying these metals at high temperature and how they behaved, how they emitted these radiations, right? So typically this was a study of black body radiation, the radiations that were emitted by metals at high temperature. Now what they found out, ठीक है, सबसे पहले आप नोटिस करना, experimentally what they found out was these observations. ठीक है, कैसे आया ये ऑब्जर्वेशंस, इसके बारे में मत सोचो अभी. ठीक है, जस्ट पहले समझ लो कि ऑब्जर्वेशन क्या आया. सो ऑब्जर्वेशन कुछ इस तरीके से आया दैट लेट्स से अ बल्ब एंड उसका एमिटेड रेडिएशन स्टडी करा जा रहा था. तो द साइंटिस्ट फाउंड आउट दैट यस द बल्ब इज एमिटिंग ऑल वेवलेंथ्स. ठीक है, कम वेवलेंथ यानी कि यू कैन से एक्स रेज, गामा रेज, ये भी एमिट हो रहे थे. ज्यादा वेवलेंथ यानी कि रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, ये भी एमिट हो रहे थे. ठीक है, विजिबल रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, जो बीच के वेवलेंथ है वो भी एमिट हो रहे थे. However, what they found out was that yes, despite all these radiations getting emitted, it wasn't that सब के सब radiations were emitted with same intensity. Right? What does meant by intensity? Intensity का एक layman definition जो कि आप लोगों के लिए simple to understand होता है is brightness. ठीक है, जितना ज्यादा bright उतना ज्यादा intensity. A technical definition of intensity, ठीक है, more detailed definition I can say of intensity is energy per unit area per unit time. ठीक है, सो एक बल्ब कितना एनर्जी एमिट कर रहा है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम is referred to as the intensity. Now अब नोटिस करना what the experimental observation was saying is that radiations तो सारे wavelength के emit हो रहे हैं, but what we are seeing is that काफी कम wavelength के radiations की intensity भी कम है, काफी ज्यादा wavelength के intensity की radiations भी कम है, and जो बीच के wavelengths है, ठीक है, उनकी इंटेंसिटी काफी ज्यादा है. ठीक है, ऐसे ये बेल शेप कर्व ऑब्जर्व हो रहा है. ठीक है, दिस वाज द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन. नाउ द प्रॉब्लम दैट हैपेंड वाज दैट दिस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन wasn't something that was getting explained by the wave theory of light. ठीक है, कैसे आप नोटिस करना यहाँ पर, वेव थ्योरी ऑफ लाइट के हिसाब से the theory said that energy is inversely related to wavelength.
ठीक है, आप लोगों ने ये अभी थोड़े टाइम पहले लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, दैट जिन रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है या वेवलेंथ कम है, राइट, उनकी एनर्जी ज्यादा रहती है। जैसे एक्स रेज, गामा रेज हैं, राइट, उनकी वेवलेंथ कम होती है, करेक्ट, तो उनकी एनर्जी ज्यादा रहती है। तो अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी ऑफ लाइट, व्हाट वाज द thought process or what was wave theory saying is that जैसे ऐसे वेवलेंथ हम लोग देख रहे हैं कि अगर डिफरेंट वेवलेंथ कम एमिट हो रही है, तो जिन वेवलेंथ की वैल्यूज कम होंगी तो उनकी एनर्जी ज्यादा होगी एंड करस्पॉन्डिंगली उनकी इंटेंसिटी भी ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे ये ब्लू ग्राफ, ठीक है, तो ये ब्लू ग्राफ जो हायर वेवलेंथ्स थी उन पर एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से काफी मैच कर रहा था, ठीक है, दैट जिन वेवलेंथ्स जहां पर ज्यादा है, जो ज्यादा वेवलेंथ एमिट्स हो रही हैं, उनकी इंटेंसिटी कम है, which is what the wave theory had also predicted, ठीक है। now as the wavelength decreased, the wave theory predicted that the intensity of such wavelengths should be increasing, should be just higher and higher. But the experimental observation was not going in this way. The experimental observation जो मैंने यहाँ पे red में mark करा हुआ है, it is something in this way, the red graph. So this was something which was a very, very big deviation from what theory is predicting versus from what experiment is demonstrating. आपको एक difference दिख रहा है? Are you able to understand the difference? You might not know the reason why, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी why तो explain किया ही नहीं है, but are you able to understand that what was the problem that wave theory of light was dealing with? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो इसमें आप notice करना आप that this is a concern which wave theory was not even able to address in a simple manner, right? And in fact इस डेविएशन को, इस एक्सपेरिमेंट को एक नाम भी दिया गया था उस टाइम पे, कॉल्ड एज यूवी कैटास्ट्रफी, ठीक है। यूवी कैटास्ट्रफी क्यों बोला था? बिकॉज ये जो वेवलेंथ आ रही थी जहाँ पे ये डेविएशंस बढ़ते जा रहे थे, ठीक है, ये यूवी रीजन की वेवलेंथ थी, अल्ट्रावायलेट रीजन की वेवलेंथ थी, एंड यहाँ पर द एक्सपेरिमेंट एंड द थ्योरी वर सो ड्रास्टिकली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर दैट दिस drawback kind of got the name in the scientific community as UV catastrophe. And the scientific community at that point in time got puzzled कि ये क्या हो रहा है? Like how is it that the wave theory of light isn't able to explain this observation? ठीक है, let alone the other observations. There were some other observations that were also made. ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने एक second observation भी आपको highlight करके बताया कि अगर हम लोग जैसे मेटल का टेम्परेचर चेंज कर देते हैं, ठीक है, तो ये जो बेल शेप कर्व था ये थोड़ा उठ जाता है और लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। क्यों उठ जाता है, क्यों लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था टू एक्सप्लेन, बट इवन द फंडामेंटल ऑब्जर्वेशन, द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इटसेल्फ wasn't something that was getting explained by the wave theory of light. Now, अब हुआ क्या, ठीक है, अब इस टाइम पर मैक्स प्लैंक, ठीक है, he was also he is the one who was credited with the quantum theory of light and a very, very big name, you know, after his explanation of these experimental observations. So notice karna, Max Planck was also, you know, one of the scientists who was working on this problem statement of bulb or this black body radiation ka observations. And what happens is an interesting story also, because
Max Planck himself, he was a firm believer in the theory of electromagnetism. जो जेम्स मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में बताया था, ठीक है, the wave theory of light. So Max Planck himself was a firm believer in that. You know, that is a really robust theory. However, this experiment and its observation made him to, you know, do some manipulation in his calculations, do some manipulations, do some or take some assumptions. तो यहाँ पर आप notice करना that Max Planck, ठीक है, इनफैक्ट मैक्स प्लैंक की खुद की ऐसी जो बायोग्राफी है उसमें इसी तरीके से ये चीज प्रेजेंट करी जाती है दैट मैक्स प्लैंक हिमसेल्फ डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली इज द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस, ऑल्दो व्हाट ही सेड, व्हाट ही प्रपोज्ड, दैट इफ आई टेक सर्टेन फंडामेंटल अजम्पशन, क्या था वो फंडामेंटल अजम्पशन मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, दैट इफ आई टेक अ सर्टेन फंडामेंटल अजम्पशन, then I am able to modify the theoretical calculations and make them match with the experimental data. ठीक है, like in a very simple sense, जैसे अगर एकदम मैं इसको ट्रिवियलाइज करने की कोशिश करूं आपके लिए, so let's say हम लोग ऐसे करते हैं ना हेरा फेरी थोड़ा सा डेटा का कभी कभी लैब एक्सपेरिमेंट्स में, तो उसी तरीके से लेट्स से यू नो यू हैव अ डेटा एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन्ड बिटवीन y and x, ठीक है, एंड दैट डेटा इज समथिंग ऑफ दिस नेचर, ठीक है, समथिंग ऑफ दिस नेचर का डेटा है, एंड व्हाट यू डू इज दैट देन यू ट्राई टू फिगर आउट दैट व्हाट मैथमेटिकल इक्वेशन is going to best explain the relationship between y and x given the data. ठीक है, एक तो होता है कि आपको थ्योरी से y और x के बीच का रिलेशनशिप पता है, that you understand how y and x are related to each other and you derive the relationship between y and x and then draw graph. Or the other way is that you know notice the data points and based on those data points you try and come up with a relationship between y and x. तो उसी तरीके से Max Planck went about understanding the experimental data and then tried to modify the theory, tried to modify, you know, some fundamentals in the theory to match the experimental data. And these modifications which he did were helpful in explaining the experimental observations. However, notice karna that Max Planck himself wasn't very sure about it. Like he wasn't very confident about it. He was like कि ये तो मतलब ऐसे on paper सोचकर by taking some assumptions, like I have been able to modify the theory to match the experimental observation. And similar to Max Planck, the scientific community at that point in time, they were also quite skeptic कि जो Max Planck ने करा है, is it really something fundamental या फिर वो ऐसे one time तुक्का है कि एक बार में मतलब ऐसे करके देख लिया और फिट बैठ गया, तो ऐसा थोड़ा ना है कि हम नई थ्योरी बना देंगे. So उस टाइम पर, ठीक है, 1890s और you can say early 1900s के टाइम पर मैक्स प्लैंक ने जरूर ये पब्लिश भी करा, ठीक है, ही पब्लिश्ड हिज फाइंडिंग्स इन फॉर्म ऑफ अ थ्योरी कॉल्ड एज क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है, वो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ में, बट इट वाजंट समथिंग व्हिच गॉट वाइडली एक्सेप्टेड, इट वाज मोर सीन विद अ स्केप्टिक आई कि अच्छा ये कुछ कर दिया होगा, नथिंग लाइक फैंसी, वी स्टिल हैव द वेव थ्योरी ऑफ लाइट व्हिच इज यू नो व्हाट द करेक्ट थ्योरी इज. अब आफ्टर दिस धीरे धीरे आप नोटिस करना, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, दैट और एक्सपेरिमेंट्स फीचर होने लगे, ठीक है, देयर वर दीज अदर एक्सपेरिमेंट्स व्हिच वर नॉट गेटिंग एक्सप्लेन्ड बाय द वेव थ्योरी ऑफ लाइट. एंड व्हाट हैपेंस इज
that other scientists, ठीक है, notably यहाँ पर देखना Albert Einstein, he used the same assumptions which Max Planck had given. ठीक है, he used the same theory which Max Planck had provided to explain this second experiment called as photoelectric effect. Niels Bohr, another big name in the scientific community, used Max Planck's theory, Max Planck's assumption to explain another experiment which wasn't getting explained by the wave theory of light. So Niels Bohr was able to explain it using quantum theory of light, using Max Planck's work. Okay. Some years later, again, Albert Einstein was able to explain this fourth experiment also using the same assumption, the same theory which Max Planck had provided. ठीक है, और इस सब में मतलब ऐसे 10 साल के आसपास लग गए for all of these to, you know, get proven using the quantum theory of light. And it was actually almost a decade, or in fact I think around 15 years later, that Max Planck was awarded Nobel Prize for his quantum theory of light. ठीक है, उस टाइम पर ऐसा नहीं था कि अरे अरे क्या बात बोली है, चलो नोबेल प्राइज ले लो. In fact, his theory was kind of rejected by the scientific community because it was a very radical theory. It was something very difficult for the world to digest at that point in time. But it was the start of a new era called as quantum science, quantum physics. तो क्या है वो quantum theory of light, वो अब हम लोग observe करते हैं. ठीक है, so notice करना some of the key points which Max Planck had proposed in his quantum theory of light. The first point was that matter emits or absorbs radiation in discrete units and not in a continuous manner. What does Max Planck mean by this? So his was a statement which was a very, very difficult to experimentally directly see and observe. What he basically said, जैसे for example आपके सामने एक source of radiation है, ठीक है, एक लाइट बल्ब जल रहा है, तो उससे जो लाइट आपके आंखों में आ रही है, you might perceive that it is coming continuously, ठीक है, it is coming in a continuous manner, आए जा रही है, आए जा रही है, आए जा रही है. But what Max Planck is saying that it isn't actually continuous. It is made up of small units, small packets, small chunks, which of course we can't comprehend because maybe our eyes aren't sensitive enough, maybe our experiments aren't sensitive enough. But this is what my assumption or my theory is about, that the objects around us which emit or absorb radiation, they do so in chunks, not in a continuous manner. He went on to further detail it out. He went on to make a statement about these chunks, that if you have to think about these chunks or these units, then think from the perspective of energy. So he said that radiation क्या होता है? Radiation is energy getting transferred from one region to another region, right? That is what radiation is in a fundamental sense. So he said that this energy that is getting transferred from one region to another in form of electromagnetic radiation, this energy is quantized. Okay, that means this energy is made up of small units or packets of energy called as photons or quanta. Okay, so mathematically, okay, if I have to talk about the energy of light, okay, let's say you have a source which is emitting light, so that energy that is emitted from that source is made up of small units of energy called as photons. ठीक है, so जैसे हमने charge is quantized पढ़ा था, उसी lines पर Max Planck had proposed that the energy
coming in form of this electromagnetic radiation is also quantized. It will be a multiple of the smallest unit, that is the energy of a photon. ठीक है? Now, अब next point notice करना. In this only, ठीक है, that according to this, like what does it mean? उसके लिए एक और स्टेटमेंट जो मैक्स प्लैंक ने प्रपोज किया था was in the following manner, that this photon, ठीक है, this smallest unit of energy or packet of energy that we are talking about, according to Max Planck, it represents the particle nature of light, in addition to the wave nature as we know. So what he proposed is called as dual nature of light or dual nature of radiation. So what he said, that light or electromagnetic radiation as we know till now is through the wave theory, right? We understand that light has got a wave nature, and based on that wave nature we are able to explain the properties shown by light. Properties like reflection, refraction, interference, diffraction, many properties which light exhibits that we can observe are explained by its wave nature. However, what Planck said was something drastic. He said that not just wave nature, but light or electromagnetic radiation has particle nature also. जो आइंस्टीन ने प्रपोज किया था, that light is made up of particles called corpuscles of light. So Planck had said that Einstein भी गलत नहीं थे, that this particle nature of light can be thought of in form of these photons. These photons or small packets or units of energy are what represents the particle nature of light. So light is showing dual behavior. ठीक है? Now, अब notice करना, using these observations, how Max Planck was able to explain the black body radiation experiment. ठीक है? किस तरीके से आपको ये इतने पॉइंट समझ में आए? इतने पॉइंट्स में किसी को डाउट है जो ये 2-3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए? Understood, sir. सर हाँ हाँ बोलो. सर सेकंड पॉइंट फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल. So let me quickly just take you through these points again. पहला पॉइंट तो आपको समझ में आया ही है, that what Max Planck had proposed was that even like our eyes can't see, our eyes can't sense, but the radiations coming are not continuous. Okay, they are discrete. They are in form of small units. Now, what are these small units? उस पे Max Planck ने explanation दिया that these small units which I am talking about are or can be understood as packets of energy. Okay, the energy which is what is getting transferred from one region to another region through these electromagnetic radiations, this is not continuous. It is made up of small units of energy, small packets of energy called as photons. ठीक है? So अगर मान लो मैं एक एग्जाम्पल के फॉर्म में एक बल्ब के बारे में बात कर रहा हूँ, एक बल्ब है, ठीक है, इसको आपने एनर्जी सप्लाई करी एंड ये लाइट एमिट कर रहा है. ठीक है, दिस बल्ब इज एमिटिंग लाइट और रेडिएशन. ठीक है, अब फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मान लेते हैं कि ये जो बल्ब है ये सिर्फ एक ही टाइप की वेवलेंथ एमिट कर रहा है. ठीक है, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मान लेते हैं कि इस बल्ब में से लेट्स से रेड लाइट, ठीक है, रेड वेवलेंथ वाली लाइट एमिट हो रही है. ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी. सो व्हाट मैक्स प्लैंक इज सेइंग इज दैट जो टोटल एनर्जी एमिट हो रही है फ्रॉम दिस बल्ब, दैट टोटल एनर्जी इज मेड अप ऑफ small chunks or small units of energy
called as energy of photon. Okay, so the total energy is only a multiple of the energy of these photons. Like it is 1 time of this, 2 time of this, 3 times of this. Okay, and not anything in between. Okay, it can't be something anything in between in random. It has to be a multiple of this smallest unit called as energy of photon. ठीक है, in fact आप यहाँ पे नोटिस करोगे, मैं थोड़ा सा और आपको आगे ले जाता हूँ, that Max Planck in fact went ahead, ठीक है, to give more information about this smallest unit of energy, the photon, and he said that this photon, which is representing the particle nature, ठीक है, it is related to the wave nature as well. जो dual nature का argument मैक्स प्लैंक ने प्रपोज किया था, तो उसमें आप नोटिस करना दैट मैक्स प्लैंक सेड दैट ये जो एनर्जी ऑफ फोटॉन है, ठीक है, इसका वैल्यू जो है वो भी मैं आपको बता सकता हूँ, दैट हाउ मच इज दिस स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी इज, एंड ही सेड दैट इट इज इक्वल टू or it is directly related to the frequency of the radiation or inversely related to the wavelength. And if you want the value, I can give you the value also based on my theory, based on my calculation, that energy of this photon, this smallest unit of energy, will be equal to h nu or hc by lambda, where h is a constant that I have come up with and derived called as Planck's constant, and is equal to 6.626 into 10 to the power minus 34 joules second. Okay, this was his bold argument, bold presentation to the world, that this is what makes up the smallest unit of energy in an electromagnetic radiation. So यहाँ पर if I come back to our example, that ये bulb है, ठीक है, ये bulb radiation emit कर रहा है, ठीक है, for the sake of simplicity, let's say कोई particular wavelength, red light की wavelength के corresponding ये radiations emit कर रहा है. So what Max Planck is saying is that the total energy which is emitted by this bulb is equal to or is a multiple of, ठीक है, energy of each photon, right? So energy of photon के लिए क्या बोला Max Planck ने, that it is equal to h nu और, ठीक है, h c by lambda, ठीक है, h is Planck's constant, c is the speed of light, and lambda is the wavelength of the radiation that is getting emitted. So इसका ही integral multiple emit होगा, इसका 1 time, 2 time, 1000 time, million time, billion time, trillion time, जो भी है इसी का multiple में ये radiations emit हो रहे हैं, ठीक है. So this was something which was a bold theory, bold, you can say, hypothesis which Max Planck had proposed, and how he used it, ठीक है, how he used it in explaining black body radiation, ठीक है, वो मैं आपको समझाता हूँ. मैथमेटिकली नहीं समझाऊंगा, ठीक है, सब्जेक्टिवली समझा दूंगा. सब्जेक्टिवली किस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे आप नोटिस करना. तो मैक्स प्लैंक ने बोला कि ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, हाउ डज माय थ्योरी एक्सप्लेन दिस ग्राफ, एक्सप्लेन दिस ऑब्जर्वेशन. तो मैक्स प्लैंक ने बोला दैट आप ये जो एनर्जी का टर्म है, ठीक है, इंटेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. तो मैक्स प्लैंक ने बोला कि इस एनर्जी के टर्म को गौर से देखो, ठीक है. वेव थ्योरी सिर्फ इतना बताती है दैट एनर्जी इज इनवर्सली रिलेटेड टू वेवलेंथ, ठीक है, दैट इज व्हाट वेव थ्योरी टोल्ड अस. बट व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट मैक्स प्लैंक वाज सेइंग, दैट दिस एनर्जी इज made up of discrete units. That means this energy is number of photons, ठीक है, into energy of photon upon area upon time, ठीक है, and this energy of photon, ठीक है, this is equal to hc by lambda. So what Max Planck was saying was, यहाँ पे आप ध्यान से नोटिस करना, that if I have to look at the energy that is emitted by a black body, by a bulb, then I need to look at these two things.
the number of photons and the type of photon that is getting emitted. So we understand based on the experiment that सारे type के photons emit हो रहे हैं, ज्यादा वेवलेंथ वाले भी, कम वेवलेंथ वाले भी, सारे टाइप के photons emit हो रहे हैं, ठीक है. However, अब हर टाइप के photons के कितने number of photons emit हो रहे हैं, that is where the catch is. That is what is leading to this kind of a graph. ठीक है. वेव थ्योरी क्या थी? वेव थ्योरी को इसके बारे में आइडिया ही नहीं था, ठीक है. वेव थ्योरी को इस n या नंबर ऑफ फोटॉन्स के बारे में आइडिया ही नहीं था. अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी इट वाज जस्ट hc by लैम्डा. तो लैम्डा कम हो रहा है तो फिर एनर्जी बढ़ती रहनी चाहिए थी, ठीक है. अरे यार कौन सा पेन सिलेक्ट हो गया. हाँ, अगर लैम्डा कम हो रहा है तो वेवलेंथ बढ़ती रहनी चाहिए थी. बट ये जो क्वांटम थ्योरी है, ठीक है, इसको यूज करके मैक्स प्लैंक ने बोला दैट ऐसा नहीं है कि हर वेवलेंथ के इक्वल नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिट हो रहे होंगे. हो सकता है कि जो ज्यादा वेवलेंथ है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, ठीक है, उनके कम फोटॉन्स एमिट हो रहे होंगे, ठीक है. जो यूवी रेज, गामा रेज हैं, ठीक है, एक्स रेज हैं, ठीक है, कम वेवलेंथ वाली, उनके भी फोटॉन्स कम एमिट हो रहे होंगे. दैट्स व्हाई उनकी भी इंटेंसिटी कम आ रही है. जो विजिबल रीजन की रेडिएशंस हैं, ठीक है, विजिबल या अल्ट्रावायलेट या इंफ्रारेड रीजन की रेडिएशंस हैं, उनके फोटॉन्स हो सकता है ज्यादा एमिट हो रहे होंगे, जिसकी वजह से उनकी इंटेंसिटी ज्यादा आ रही है. सो दिस वाज द काइंड ऑफ सब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशन व्हिच केम फ्रॉम मैक्स प्लैंक्स थ्योरी, ठीक है. एंड ऑफ कोर्स जैसा मैंने आपको बताया दैट उस टाइम पर तो कैसा था कि अरे ये तो आपने मतलब ऐसे ही सोच लिया और एक ही एक्सपेरिमेंट में अप्लाई कर दिया, हम कैसे मान ले कि ये यूनिवर्सल है, हम कैसे मान ले कि ये सब जगह एप्लीकेबल है. एंड दैट इज व्हाट हैपेंड years later, that the same thought process, the same way of understanding light helped the scientists to explain not just this black body radiation experiment but various other experiments also, ठीक है. तो ये था क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट. नाउ बिफोर आई आस्क डाउट्स फ्रॉम यू, ठीक है, मैं एक और इंपॉर्टेंट ये जो थर्ड पॉइंट था इसको मैं थोड़ा सा और एलैबोरेट कर देता हूँ, ठीक है. दैट क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट इज आल्सो कॉल्ड एज थ्योरी ऑफ डुअल बिहेवियर ऑफ लाइट, थ्योरी ऑफ डुअल नेचर ऑफ लाइट. नाउ व्हाट डज इट मीन, वो आप ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है. वेव थ्योरी ऑफ लाइट, वेव नेचर ऑफ लाइट हम लोग कैसे समझ पाते हैं? We understand the wave nature of light in what manner? We understand the wave nature of light in the following way, that light की कुछ ऐसी properties हैं like reflection, refraction, diffraction, interference, ऐसी कुछ properties थी जो कि सिर्फ वेव नेचर से ही एक्सप्लेन हो रही थी, पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन नहीं हो पाती थी, ठीक है. तो स्टार्टिंग में वेव थ्योरी ऑफ लाइट became something which was the accepted theory, but as time progressed certain experiments started to come in, like the ones that I just spoke about, black body radiation, photoelectric effect. ये ऐसे experiments आए जो कि wave theory of light नहीं explain कर पा रही थी. Now what happened at that point in time was that rather than rejecting the wave theory, what Max Planck said was कि wave theory तो अपनी जगह सही है ही सही. However, what I am proposing is that light also shows particle nature. And if we take that particle nature into account, ये जो photon के form में मैंने आपको बताया है, समझाया है, if you take that into account, then you are able to explain these other experiments also which wave theory isn't able to explain. So like the scientific community was, तो फिर हम लोग क्या बोले, like should we call light as a particle or should we call light as a wave, or should we call light as both particle and wave? And the answer to all these three questions was a no.
Is light a particle? The answer is no. Is light a wave? The answer is no. Is light both particle and wave? The answer is still no. ठीक है, the most technically correct statement that is to be used for light is that light shows both particle like behavior as well as wave like behavior. That's it. हम लोग कोई नया वर्ड नहीं बना रहे हैं अब उसके लिए, ठीक है, हम लोग ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि यू नो लेट्स क्रिएट अ न्यू वर्ड लाइक पार्टी वेव और वेवटिकल, ठीक है, ऐसा कोई नया वर्ड नहीं बना रहे हैं हम लोग सिर्फ इतना ही कंक्लूड कर पाएंगे और इतना ही बोल पाएंगे दैट जो लाइट है इट इज इन सम एक्सपेरिमेंट्स showing particle nature and in some experiments it is showing wave nature. ठीक है, so it has got that dual nature and that is what we are going to stick with as our argument. ठीक है, now I am open to taking your doubts one by one. I am sure there would be many. So मैं बोलूंगा नाम, उसके हिसाब से आप लोग बताते जाना. सबसे पहले हैंड रेज किया हुआ है दिशु ने. बोलो दिशु. सर मुझे जो ग्राफ वाला थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है समझने के लिए, फिर से समझा सकते हो क्या? नहीं, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो गई, दोबारा बोलो. आप जो ग्राफ में जो सिखा रहे थे फिर से बता सकते हो क्या? हाँ, ग्राफ में जो मैंने बताया था इट वाज जस्ट एक्सप्लेनेशन व्हिच मैक्स प्लैंक हैड प्रोवाइडेड ऑफ व्हाई the theoretical graph was not matching with experimental graph. ठीक है, वो कैसा एक्सप्लेनेशन था दैट ये जो इंटेंसिटी का डेफिनेशन है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, राइट, एंड वेव थ्योरी तक में कैसा चल रहा था. वेव थ्योरी के हिसाब से एनर्जी वाज इनवर्सली रिलेटेड टू वेवलेंथ. ठीक है, ये वेव थ्योरी के हिसाब से चल रहा था एंड अकॉर्डिंग टू दैट ये ब्लू वाला ऐसा ग्राफ बन जाना चाहिए था. जैसे जैसे वेवलेंथ कम होगी एनर्जी बढ़ेगी, इंटेंसिटी बढ़ेगी. बट व्हाट मैक्स प्लैंक सेड वाज कि पूरी पिक्चर ऐसी नहीं है. पूरी पिक्चर कुछ इस तरीके से है दैट एनर्जी कैन बी रिटन एज n टाइम्स hc by lambda. ठीक है, एंड ये दोनों चीजों को अलग अलग से समझो. ठीक है, ये जो hc by lambda है दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है, called as photon. ठीक है, एंड n represents the number of photon. ठीक है, सो जो टोटल एनर्जी मान लो एक बल्ब से आ रही है, ठीक है, मान लो ये बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब जो है वो एनर्जी थ्रो कर रहा है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, राइट. हाँ सर. व्हाट मैक्स प्लैंक सेड वाज दैट ये जो एनर्जी है, ये टोटल एनर्जी जो बल्ब थ्रो कर रहा है, ठीक है, ये डिफरेंट वेवलेंथ्स थ्रो कर रहा है. ठीक है, और हर वेवलेंथ का जो कंट्रीब्यूशन है एनर्जी में वो कुछ इस तरीके से है दैट hc by lambda 1, ठीक है, मान लो वेवलेंथ 1 जो वेवलेंथ एमिट हो रही है उसके n1 फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं. तो दिस इज द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम दैट वेवलेंथ इन द टोटल एनर्जी. फिर कोई दूसरी वेवलेंथ एमिट हो रही है hc by lambda 2, ठीक है, lambda 2 कोई वेवलेंथ होगी, उसका कंट्रीब्यूशन विल बी उसके नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू एनर्जी ऑफ दैट वेवलेंथ का फोटॉन एंड सो ऑन सो फोर्थ. ठीक है, सो सारी टाइप की वेवलेंथ्स एमिट हो रही हैं. ठीक है, बट अब नंबर ऑफ फोटॉन्स किसके कम किसी के ज्यादा हो सकते हैं, which is what is leading to such nature of curve, which is what is leading to such red curve. ठीक है, अभी समझ में आया? हाँ सर, अभी क्लियर हो गया. ठीक है, देन नेक्स्ट डाउट है प्रणव का. बोलो प्रणव. सेकंड पॉइंट में डाउट था. किसमें डाउट था? सेकंड पॉइंट क्वांटम थ्योरी का. हाँ बोलो. सर मोनोक्रोमैटिक क्या है? मोनोक्रोमैटिक मतलब जस्ट एक टाइप की वेवलेंथ. तो उसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया. जैसे बल्ब जो है वो तो मतलब सारे टाइप की वेवलेंथ थ्रो कर रहा है ना. यस सर. मान लो कि मैं बल्ब नहीं ले रहा हूँ, मैंने कोई एक स्पेशलाइज्ड लेजर लिया, ठीक है, एज अ सोर्स. तो लेजर ऐसा डिजाइंड है कि वो एक ही टाइप की वेवलेंथ थ्रो कर रहा है. यस सर. तो हम लोग मोनोक्रोमैटिक बोल देते हैं.
Sir, so energy of photon is not fixed, so it is different for different kind of EM waves. Of course. Yes. Okay, sir. हाँ. Then एकांश आप बोलो. Sir, can you show the value of Planck's constant for a minute? Planck's constant is an important value for you to remember. 6.626 into 10 raised to the power of minus 34 joule second. Yeah, done, sir. Bolo Samar. So in the graph of intensity versus wavelength, so what was the like according to quantum theory, what was the reason we were getting that bell curve again? तो मैंने आपको मैथमेटिकली नहीं बताऊंगा, ठीक है. आई विल नॉट गो इनटू द मैथमेटिकल डिटेल्स ऑफ इट इफ दैट इज व्हाट यू आर लुकिंग एट. No sir, just the like हाँ, तो जस्ट मैंने theoretical. आपको वही बताया कि डिफरेंट डिफरेंट रेडिएशंस तो एमिट हो रही हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की, बट सबके नंबर ऑफ फोटॉन्स अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है. एंड दैट इज व्हाट इज लीडिंग टू दिस बेल शेप कर्व. दैट लेट्स से जो कम वेवलेंथ थी, लेट्स से यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज, उनके कम ही फोटॉन्स एमिट हो रहे थे. दैट्स व्हाई उसकी एनर्जी, टोटल एनर्जी और यू कैन से इंटेंसिटी कम थी, ठीक है. जो रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स है, वो भी एमिट हो रही थी, बट नंबर ऑफ फोटॉन्स करस्पॉन्डिंग टू दैट कम हो रहे थे. दैट्स व्हाई उसकी भी इंटेंसिटी कम थी. So why do different wavelengths emit a different number of? हाँ, so that is something which is dependent on the type of substance, ठीक है. So that is what we understood, that not all bodies are black bodies, not all bodies are emitting all types of radiations, ठीक है. So what makes up that substance, what kind of atoms or molecules makes up that substance is actually responsible for the types of photons or the types of radiations that substance is going to emit. Okay, thank you sir. हाँ, बोलो ऋषभ. बोलो अमर्त्य. So how could you say how could you say that light is a particle? Sorry? So how could you say that light is a particle? From the perspective of energy, ठीक है, from the perspective of this particle nature जो मैंने आपको बताया, उसको अगर आपको समझना है, जैसे वेव नेचर आपको समझना है, तो वेव नेचर आप कैसे समझते हो? लाइक थ्रू दीज प्रॉपर्टीज लाइक वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझते हो, ठीक है. जो पार्टिकल नेचर समझना होता है, तो उसको समझने का या सोचने का तरीका इज इन फॉर्म ऑफ एनर्जी. सो द टोटल एनर्जी is made up of these small units or chunks called as photon. That is the particle of light. Bolo Shaurya. So, how did they get to the formula hc by lambda? So, नहीं, वो तो मतलब प्लैंक का वर्क था. That was Planck's mathematical genius, his working, that he came up with this assumption. ठीक है, कुछ सोचा होगा ना मैक्स प्लैंक ने. yes, एंड ऐसा नहीं है कि लाइक अचानक से सपना आया और सोच लिया. Maybe he would have done a lot of hidden trial and saw कि किससे डेटा फिट बैठ रहा है, ठीक है. That helped him, that experimental observation का जो डेटा था, that helped him validating कि अगर मैं ऐसा assumption लूंगा तो मेरा काम चल रहा है. Then उसके ऊपर he built on it, ठीक है. तो it isn't something that happened overnight. It was a lot of theoretical work that happened behind it. yes. ठीक है, बोलो अक्षन. So in the experiment, you showed what was the value of T. I didn't understand how did T affect the experiment. You didn't understand what? T in the you have written given T. Temperature, at a given temperature. ये आप Okay sir. बोलो निशु. सर आपने जो कांस्टेंट का जो एसआई यूनिट निकाला था उसका आप डेरिवेशन दे सकते क्या? नहीं दे सकते. जूल सेकंड जो निकाला था. नहीं दे सकते. बोलो जितेंद्र. Sir, I'm Shravani.
Sir, I wanted to ask that in black body radiation experiment, as a source, they had not taken means monochromatic source. That's why did the values differ? हाँ हाँ, मतलब ब्लैक बॉडी में तो कैसा है, मोनोक्रोमेटिक थोड़ी ना, इट इज एमिटिंग ऑल काइंड्स ऑफ रेडिएशंस, ठीक है Sir, ऑल। and if they would have taken monochromatic source, then there would be no difference. मतलब फिर तो ये ऑब्जर्वेशन ही अलग होगी ना, मतलब ये एक्स एक्सेस पर सिर्फ एक ही वैल्यू ऑफ वेवलेंथ है जो कि एमिट हो रही है, ठीक है। एंड इनफैक्ट इट्स अ गुड थिंग दैट यू आर आंसरिंग और आस्किंग दिस क्वेश्चन, बिकॉज जो आप बोल रहे हो ना, वो थॉट प्रोसेस हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यूज करेंगे, जहां पर हम एक ही वेवलेंथ अगर कोई सोर्स एमिट कर रहा है तो उससे क्या इफेक्ट दिखता है, वो हम लोग इस सेकंड एक्सपेरिमेंट में नोटिस करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लो, इट शुड बी एबल टू आंसर योर डाउट देन। Okay, sir. Thank you. Sir, actually, my name is Atharva, sir. I have to ask a doubt, sir. Sir, see इधर speed होगी या velocity दोनों होंगी ना? क्या? E is equal to hc upon lambda है, तो speed है तो velocity के लिए applicable रहेगा कि नहीं? हाँ रहेगा ना, मतलब Okay, sir. वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड इज दोनों की समझा नहीं मेरा डाउट है। सर E is equal to hc upon lambda है, तो फिर जो एनर्जी ऑफ फोटोन है, स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों के लिए एप्लीकेबल है ना? नहीं स्पीड के लिए। ओके सर। बोलो अनमोल। Sir, can you go to those graphs, please? हाँ सर, उसमें हमको ये याद रखना है क्या कि लाइक लेफ्ट साइड पे कोई वीएन अप्रोक्सीमेशन लगता है, दूसरी साइड पे राले जीन्स का लॉ लगता है, ये सब याद नहीं रखना है। देखो ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मैंने आपको बताया ना, ठीक है, इसमें बस इतना रिसर्च आपको इसलिए बताया जस्ट टू मेक थिंग्स मोर इंटरेस्टिंग सच दैट अ स्टोरी इज बिल्ट अप, ठीक है। अदरवाइज जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में दैट ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर इस चैप्टर में आपको बुकलेट में एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है। करंट जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उसका जो मैं आपको बुकलेट बताऊंगा, ठीक है, उसमें एक भी क्वेश्चन इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन नहीं है, क्योंकि इसका मैथमेटिकल डिस्कशन आप क्लास 12th में करोगे, ठीक है। हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रम, इस पे भर भर के क्वेश्चन मिलेंगे जिसको मैं डिटेल में मैथमेटिकली भी बताऊंगा, ठीक है। सर, और एक और डाउट था, आप नीचे स्क्रॉल कर सकते हो प्लीज? हाँ सर, ये वाला जो इक्वेशन दिया था आपने, रिलेशन I is inversely proportional to fourth power of lambda, so सर उसमें T भी तो आएगा ना? It is directly proportional to T upon गिवन टेम्परेचर है वो, और यही चीज आप फिजिक्स में पढ़ोगे बाद में, ठीक है। दिस इज व्हाट वी स्टडी लेटर इन फिजिक्स इन क्लास 12। अभी के लिए लाइक जस्ट मैंने ऐसे दिखाने के लिए बताया दैट दिस इज व्हाट वेव थ्योरी हैड टॉक्ड अबाउट, बट व्हाट द एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन वाज डिफरेंट, ठीक है, बस उतने के लिए। Okay, sir. So Max Planck, he just told that it's an approximation, or he actually established his theory? No, he established his theory, but it all started with an assumption. Okay. Yeah. Thank you, sir. Bolo Tanishka. Sir, I just wanted to ask that light is not a wave and a particle. So what exactly is that? I didn't understand that. हाँ, तो क्या समझे आप, मतलब like is it particle? No. Is it wave? No. Is it both? The answer is still no. Right? तो हम So लोग sir, what is it exactly? It is something, ठीक है, it is something जिसका हमने अलग से कोई नाम नहीं दिया है, because we already have a name for it called light, right? And what we now say about it is that it has got dual behavior. That means it is showing sometimes particle-like behavior, sometimes wave-like behavior. Okay, sir. Fine. Thank you. बोलो अमर्त्य। So could you go up to the graphs? हाँ. So what is that blue curve for? That is what the theoretical prediction was from wave theory, which wasn't matching with the experimental observation. So what was the reason for that? तुम अभी ज्वाइन किए हो क्या? Yes, sir. चलो फिर बैठे रहो।
I will not repeat each and everything for students who are joining in midway. Anyways, for the students who have joined in and have been attending things regularly, आप यहाँ पे notice करो. Let me quickly recap the mathematical aspect called as the quantum theory of light. इसका quick recap किस तरीके से रहेगा mathematically आप notice करना, और मैं एक question जरूर आप लोगों के साथ में discuss करना चाहूँगा. Energy of light, ठीक है, this is equal to n times energy of photon. What does it mean? That total energy, ठीक है, is made up of photons only. ठीक है, and it is an integral multiple of the number of photons that are there. ठीक है, and energy of each photon can be written as h nu or hc by lambda. So इन दोनों को अगर मैं combine कर लूं, ठीक है, if I combine both of them together, what is it that I find as an equation? That the energy in form of radiation or in form of light is equal to n times h nu or n times hc by lambda. N stands for the number of photons, h is Planck's constant, and frequency is the frequency of the radiation that is getting emitted. ठीक है, अगर मान लो कोई ऐसा सोर्स है, ठीक है, which is emitting different wavelengths, ठीक है, तो फिर उसके लिए मैं कैसे लिखूंगा? ये तो मैंने simplified form में लिखा, ठीक है, बट मान लो कोई सोर्स है जो कि different wavelengths emit कर रहा है, तो I will write it in this form: n1h nu1, n2h nu2, n3h nu3. What will each of these term mean? बताओ जरा. Sir, the energy of photons of each of the waves. Total energy of light. Combined together. Total energy of light across all the waves. Total energy of light, yeah. Correct. मतलब अगर let's say different frequencies आ रही हैं, तो how they are adding up together to make up the total energy that is getting emitted. ठीक है. But of course यहाँ पे I will keep things simple in questions. मैं एक ही type का radiation assume करूँगा that the source is emitting, and then based on that I will ask you to do certain calculations. ठीक है. So let's look at this one. ठीक है, ये एक example है आपके सामने. ठीक है. चलो before I myself चलो मैं ये example तो मैं explain कर देता हूँ. ठीक है, किस तरीके से ये वर्क कर रहा है. तो एक क्वेश्चन है आपके सामने दैट एक बल्ब है, ठीक है, 75 वॉट का बल्ब है, एंड इट कन्वर्ट्स 15% ऑफ द एनर्जी सप्लाइड टू इट इनटू विजिबल लाइट ऑफ वेवलेंथ 550 नैनोमीटर. और क्वेश्चन पूछा जा रहा है दैट हाउ मेनी फोटॉन्स आर देन गेटिंग एमिटेड बाय दिस लाइट बल्ब इन 1 सेकेंड. ठीक है, तो हम लोग अब इस क्वेश्चन पे कैसे वर्क करना शुरू करेंगे. ठीक है, इसमें 2-3 एस्पेक्ट्स हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो कि आप नोटिस करना. ठीक है, सो एनर्जी सप्लाइड इज पावर इनटू टाइम. ठीक है, ये मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया नहीं है, बट आई एम अज्यूमिंग कि इतना बेसिक फिजिक्स आप लोग जूनियर क्लासेस से सीख के आ रहे हो. ये बल्ब का जो पावर है और टाइम 1 सेकेंड है, तो यू अंडरस्टैंड दैट द एनर्जी सप्लाइड टू द बल्ब इज पावर इनटू टाइम. नाउ द output energy in form of light, as the question says, is 15% of the energy supplied. Okay. Now quantum theory of light comes in because you have to calculate the number of photons. So what quantum theory of light says is, ये जो energy in form of light निकल रही है, it is in form of photons. Okay. N would represent the number of photon and hc by lambda would represent the energy associated with each photon. So yes, using this now I substitute the data that is given to me. 15% of power into time, ये left hand side हो गया, and right hand side में मुझे h का वैल्यू पता है, c का वैल्यू पता है, और lambda का वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है. So I am able to find the only unknown, which is n, that is the number of photons. Now while solving this, ठीक है, आप नोटिस करना, while solving this, units are going to be really crucial. ठीक है,
if you don't put everything in SI units, then you might end up with a wrong answer. Okay, and of course the calculation here aren't easy. Okay, but don't worry about that. Exam mein calculations are going to be relatively easy, or if the options are there, so you can like take some approximations and still get the answer close enough. ठीक है, तो यहाँ पे आप ये सब डेटा डालोगे. नोटिस करना ये जो वैल्यूज है सब SI यूनिट्स में जा रही है, तो ये वेवलेंथ 550 नैनोमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट करा है when I'm putting this in the equation. ठीक है, and then after doing a lot of calculation, okay, this is pretty extensive calculation, I am getting this answer which is of the order of 10 की power 19 photons. ठीक है, मैं एक बार zoom out कर देता हूँ. इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? No, sir. बोलो ऋषभ. Sir, in the question it is said that 15% of energy is emitted as visible light. Sir, what about 75%? हो सकता है ना वो कोई और टाइप के रेडिएशन में या हीट के फॉर्म में या किसी और फॉर्म में लूज हो रही हो. So, sir, we don't have to calculate those photons. पूछा ही नहीं है तो फिर क्यों करूंगा मैं? मतलब जो पूछा है वही करूंगा ना आंसर. बोलो एकांश. सर वो गलती से रेजेंट रह गया. बोलो तनिष्का. सर इतने बड़े बड़े कैलकुलेशंस है तो कोई शॉर्ट ट्रिक है क्या उनको इजीली करने के लिए? बाद में बताऊंगा, अभी के लिए डोंट वरी अबाउट इट. Sir, you'll send the question right on the group, like. क्या कह रहे हो सुदर्शन? Sir, this thing you'll send it right. The question will be there in your notes, right? The question will be. हाँ मैं भेजूंगा. There in your. हाँ. Sending this all. Sir, I'm getting a different answer on calculated. वो ठीक है, वो मतलब देखो अब मैं तुम्हारी कैलकुलेशन थोड़ा ना अभी चेक करने बैठूंगा. चलो अपने पास थोड़ा सा टाइम और बचा है, एक ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो. See if you are able to make sense of it. बोलो निनाद. Yes, sir. Sir, I wanted to ask that if the in the options the order of 10 is different everywhere, so we can just calculate for 10, right? Others calculations we can neglect. वो जैसे अब वाला क्वेश्चन है तो इसमें आप ऑप्शंस देख रहे हो तो 10 की पावर 19, 10 की पावर 9, 10 की पावर 5, 10 की तो दूर दूर है. Yes, sir. आप थोड़ा अप्रोक्सीमेशन यूज करके आंसर दे सकते हो. Okay, sir. So the energy of a photon depends for different wavelengths of different wavelengths of EMR. Right? हाँ, of course. Like radio waves, the photon energy which one photon of a radio wave possesses will be different than that compared to visible light. हाँ, and because you know that radio waves का wavelength कम होता है, sorry wavelength ज़्यादा होता है as compared to visible light, तो उनका photon कम energetic होगा. Okay. Yes, sir. ठीक है. हाँ, प्रेशा सोहम आप दोनों के आंसर करेक्ट है. ठीक है, चैट में लिख के भेजना मुझे आंसर. डोंट शाउट इट लाउड. हाँ, अक्षत आपका भी आंसर करेक्ट है. So can you please the value? Can you tell the value of Planck's constant? 6.626 into 10 की power minus 34 joules second. So while calculating, is it okay that can we approximate it to 6.6? अभी जैसे कर सकते हो ना, यहाँ पर ना दूर दूर ऑप्शंस हैं तो बिल्कुल. सर HC का फिक्स्ड वैल्यू भी यूज कर सकते हैं. हाँ, वो मैं करवाऊंगा बाद में. ठीक है, अभी के लिए नहीं, पहले मेहनत तो करवाओ ना ताकि आप उसको अप्रिशिएट कर पाओ बाद में. अभी शॉर्टकट दे दूंगा तो फिर क्या है, बच्चे अप्रिशिएट नहीं करते हैं. So even I am doing.
ठीक है, हाँ, many students are giving correct answer, right? आदित्य आपका भी सही है, रुचिता आपका भी सही है. हाँ, ठीक है, काफी स्टूडेंट्स, अब ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट सही आंसर दे रहे हैं. ठीक है, the correct answer is ऑप्शन सी. जिन जिनका नहीं मैच हो पाया है, आप फिगर आउट करो कहाँ पे आपने कैलकुलेशन में गड़बड़ करा होगा. बोलो रितम. Sir, I wanted to ask sir if sir calculator is allowed. नहीं, एग्जाम में नहीं अलाउड होता. Okay, sir. चलो ठीक है. हाँ, जिन जिनका आंसर आ गया है तो उसका कैन लीव. अब मैं इसके आगे और कुछ नया नहीं पढ़ाने वाला. ठीक है, I'll send the notes and the recording on the group, and I'll also upload some homework for you to work on. ठीक है, हाँ, अब जिन जिनको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आया है, आप एक बार लाइक कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करो क्वेश्चन को. ठीक है, इट्स नॉट एन इजी क्वेश्चन. ठीक है, मतलब if I ask me from the percentage terms, only 10-20% students are going to be able to answer this question in the first go. And वो भी ऐसे students होंगे जिन्होंने फाउंडेशन में पढ़ लिया होगा ऑलरेडी, उनको एक क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट के बीच में बारे में नॉलेज होगी, एंड दे वुड हैव अ हेड स्टार्ट. ठीक है, ऐसे ही कुछ स्टूडेंट्स आंसर कर पाते हैं. अदरवाइज इन जनरल दो स्टूडेंट्स हु आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, लाइक आज पहली बार उन्होंने क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट पढ़ा है, समझा है, उनको टाइम लगता है. ठीक है, एंड ट्रस्ट मी, इट इज नॉट समथिंग व्हिच यू शुड बी वरीड अबाउट. गिवन टाइम आप आराम से ये सब क्वेश्चंस करना सीख जाओगे. ठीक है, अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट स्पेशली इस वजह से भी है because of the language, because of the way in which it is structured. It is not something कि plain simple formula दे दिया कि ये रहा E(n)hc by lambda, इसमें डायरेक्टली ये सारी वैल्यूज दे दी. ठीक है, ये दे दिया, ये दे दिया, प्लग एंड प्ले करके आंसर निकाल दो. ठीक है, आपको थोड़ा सोचने के लिए मजबूर करा है based on the language, that you understand how things are happening, right? So किस तरीके से you will need to do is पेन चलाना पड़ेगा. ठीक है, डोंट बी शाई ऑफ राइटिंग थिंग्स डाउन. ठीक है, वो दिन अब धीरे धीरे चेंज हो जाएंगे जहां पर कैसा होता था, देखे देखे से क्वेश्चन मिलते थे, एंड क्वेश्चन पढ़ने के बाद में दिमाग में ही आपको स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 सब पता होता था कि हाँ ये करना होगा और ये आंसर आ जाएगा. ठीक है, वो चीजें अभी नहीं होंगी. अब आप जब जेईई की तैयारी कर रहे हो तो आपको स्टेप 1 लिखोगे, फिर उसके बाद स्टेप 2 स्ट्राइक करेगा. ठीक है, फिर आप वापस से क्वेश्चन रीड करोगे, फिर से कुछ समझ में आएगा. तो ये ऐसे बैक एंड फोर्थ करते रहना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाट यू आर हियर फॉर. दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू हेल्प यू डेवलप. सो यहाँ पर कैसा हो गया, you read the language of the question that there is a certain eye which has to pass signal to a brain. For that certain amount of energy is required. अभी एनर्जी कहाँ से आएगी? फोटॉन से. So how many photons are going to be required? Now you can connect the dots. That this much energy के लिए कितने photons लगेंगे? We need the photoelectric effect का equation. ठीक है, energy of light is equal to hc by nhc by lambda. Again, given now the data, you plug and play the values and solve for the value of n. Just make sure that SI units में value put कर रहे हो, and बाकी फिर calculation है. ठीक है, यहाँ तक समझाने का पार्ट खत्म हो गया. इसके बाद जो calculation है that is only math. ठीक है, वो अब आप अपने आप धीरे धीरे figure out करोगे. Some students are fast at that, some students are slow at that, but that is something which you will only and only
become better at via practice, no shortcuts. ठीक है, बोलो पल्लव। Sir, do we need to practice questions from the NCERT? नहीं, वो सिर्फ थ्योरी के लिए है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो मोस्टली बुकलेट से होंगे। Sir, you will give homework. हाँ। Sir, I had a doubt like in Rutherford's experiment, so can I ask? फटाफट बोलो। सर मेरा ये डाउट था कि एनसीईआरटी में ऐसा दिया है कि बिफोर द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स हिट्स द जिंक सल्फाइड स्क्रीन देयर इज अ लेड प्लेट। सो सर उसके वजह से अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट क्यों नहीं होते लाइक आफ्टर हिटिंग द लेड प्लेट? हो रहे होंगे, दैट इज मोर टू जस्ट कंसंट्रेट, मतलब जैसे कोई सोर्स है, ठीक है, वो सोर्स से अल्फा पार्टिकल्स ऐसे ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह निकल रहे होंगे। अब उसको एक लेड बॉक्स में रखते हैं ताकि like we just get a focused beam of alpha particles going almost straight and then analyze. नो सर, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं सर। वो सोर्स जो बॉक्स है उसके आगे फिर एक लेड प्लेट डालते हैं और फिर वो स्क्रीन आती है बराबर। सो वो लेड प्लेट के उसके न्यूक्लियस से क्यों नहीं डिफ्लेक्ट होते अल्फा पार्टिकल्स? नहीं, वैसे नहीं करते हैं। लाइक द लेड प्लेट इज देयर टू जस्ट मेक श्योर दैट द अल्फा पार्टिकल का बीम इज फोकस्ड, दैट्स इट। एंड जो भी नॉट स्ट्रेट लाइन में आ रहे होते हैं अल्फा पार्टिकल्स, वो सब लेड से ब्लॉक हो जाएंगे। अच्छा सर, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसके न्यूक्लियस से डिफ्लेक्ट क्यों नहीं होते। हाँ, ठीक है, बोलो पल्लवी। थैंक यू। Sir, I've understood that कि कैसे निकालना है करके नंबर ऑफ फोटॉन्स, बट मुझे ये नहीं समझ में आया कि मिनिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स का क्या रिलेशन है। मतलब वो मैक्सिमम दिया रहता तो हाँ, इससे ज्यादा भी निकाल लोगे तो एनर्जी तो प्रोवाइड हो गई ना। द थिंग इज दैट वी नीड दिस मच एनर्जी टू पास द सिग्नल, दिस इज द रिक्वायरमेंट। तो उसके लिए कम से कम कितने फोटॉन्स चाहिए, ठीक है, लाइक कितनी देर आँख खुली रखूं कि इतने फोटॉन्स आ जाए कि सिग्नल चला जाए, ठीक है, वैसा टाइप का थॉट प्रोसेस है। अगर ज्यादा फोटॉन्स भी आ जाएंगे तो ठीक है, मल्टीपल टाइम सिग्नल चला जाएगा, बट दैट्स ओके। ओके सर, ठीक है, ऑलराइट, चलो ठीक है, आज के लिए इतना डिस्कशन काफी है। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चंस और डाउट्स आप लोग? हाँ बोलो। Sir, I just want just one thing, sir. For radiation to be emitted, electrons have to be they need to be. बाद में डिस्कस करेंगे, not right now. That is not something which is right now का topic. चलो. Sir, will you post the homework questions in the group? हाँ, मैं भेजूंगा आप लोगों को. Okay, sir. Excuse me, sir. सर मुझे डाउट था कि EMS कैसे प्रोड्यूस होते हैं, वो समझा नहीं था। अब वो मैंने समझाया नहीं ना। नहीं सर, आपने वेव थ्योरी में समझाया था। नहीं, मैंने बोला था कि मैं एक आइडिया दे रहा हूँ बट वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है, because it's a topic which is an easy topic to fundamentally understand. Okay sir. ठीक है, so don't worry about that. Excuse me, sir. हाँ बोलो. So did Max Planck call light a particle because like at certain points it's excreting a certain unit? He called that light has particle nature as well as wave nature. How could he say that it had particle nature? In form of photons, like you can photons. Understand the particle nature as in form of photons. Okay? Yes sir. All right then. Take care guys. I'll send the notes and the recording on the group. Okay? Sir, till when can we solve the quiz? Sorry, Vansh? Sir, till when can we solve the quiz? Next class के पहले करो ना. Okay sir, thank you. ठीक है, and मतलब I would advise कि अभी Saturday, Sunday, Monday में ही कर लो ताकि like next class के पहले quick recap हो जाएगा. Yes sir. All right then. आज क्विज के क्वेश्चन में वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज था, तो कैन यू एक्सप्लेन दैट? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना उसमें. सो जैसे लाइक फॉर एग्जांपल लेट मी जस्ट क्विकली डू दैट एक्सप्लेनेशन. यहाँ पे आप जैसे देखोगे NO+ है ना, तो नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन और फिर प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 14.
है ना? Yes, sir. एक माइनस में कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन में 7 हो रहे हैं, और एक माइनस है मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 14. Right? Sir, we have not done the second question, sir. The increasing order lowest first. Sorry. दोबारा बोलो. Sir, I think the quiz solution जो आप दिखा रहे थे उसका second question वो बोल रहा था कि नहीं था शायद quiz. मतलब नहीं था मतलब चलो एनीवेज कर लेंगे, बाद में डिस्कस कर लेंगे, नॉट अ वरी. ठीक है, ग्रुप पे आप लोग एक्टिव रहो. ठीक है, चलो. Thank you, sir. टेक केयर, बाय बाय.